राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम लोग देखेंगे शुक्ल सार संग्रह। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से लाइन बाय लाइन हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल जैसे जैसे बुक पे क्वेश्चन मिलते गए हैं एकदम क्रम से रखा गया है और एक भी प्रश्न छूटा नहीं है। ये मान लीजिए कि यदि आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, 500 पेज की बुक को मैंने 100 पेज से भी कम में सिमट के रख दिया है। तो 1700 के आसपास वन लाइनर प्रश्न मैंने बनाए हैं और ये तो गिनती में है, उसके एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न हैं। तो लगभग में 2200 के आसपास कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में शुक्ल जी से प्रश्न बनेगा तो नहीं पूछेगा, ये गारंटी है, क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ा ही नहीं गया है। अब मैं ये नहीं देखी हूँ कि क्या चर्चित है क्या चर्चित नहीं, जो प्रश्न मिला है, जो फैक्ट वो बताए हैं, सब इसमें रखा गया है। क्योंकि अब शुक्ल जी की बुक से हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है और ऐसे ही मैं सभी बुकों से आप लोगों को कराऊंगी। और जैसे बच्चन सिंह की बुक से भी वन लाइनर कराऊंगी, ऐसे ही राम स्वरूप चतुर्वेदी की बुक से भी कराऊंगी, वासुदेव नंदन से भी कराऊंगी, कामता प्रसाद गुरु से भी कराऊंगी। काव्यशास्त्र का तो सबसे ज़रूरी है, उसका मैं बहुत जल्द कराऊंगी जो भगीरथ मिश्र का है, क्योंकि वहाँ से हम वन लाइनर करेंगे, क्वेश्चन रूप में हमारे सामने होगा तो वो ठीक रहेगा। ऐसे बुक पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, चीज़ें समझ तो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हम कराएंगे और ये पहली क्लास है तो ये यूट्यूब पे है और ये फ्री है डेमो के रूप में। इसकी क्लास डेली हमारे ऐप पर होगी। ये सभी जो क्लासें हैं वो ऐप पर होंगी और जितने भी वन लाइनर के हैं सभी क्लासें ऐप पर होंगी। ऐप पर 2 लाइव क्लासें भी होती हैं, मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट सब आपको मिलेगा। और विजेता बैच से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यदि आपको नई भर्ती में एग्ज़ाम देना है, चाहे BPSC हो गया या UP TGT PGT हो गया, कहीं भी हिंदी का एग्ज़ाम आपको देना है तो आप निसंकोच जुड़ सकते हैं। फ़ीस केवल 1999 है और आपका 1999 एकदम वसूल आ जाएगा। इतना अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, इतनी चीज़ें आपके लिए आसान कर दी जाएंगी कि बस आपको पढ़ना है चीज़ें और आपको इकट्ठा नहीं करना है, बनाना नहीं है। अब ये आपके सामने मिलेगा, इसे बनाने में बहुत टाइम लगा, इसको लिखने में बहुत मेहनत लगा। लिखो फिर टाइप करो फिर सुधारो, तो अब आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने ही ऐसे ही आ गया। अब आप इसे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, अब आपको सोचना नहीं है। आपके पास एक बहुत अच्छा वन लाइनर का शुक्ल जी का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। बहुत लोग जुड़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, 150 के करीबन लोग जुड़ चुके हैं विजेता बैच से। तो आप भी जुड़िए और यही नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 9452869335। तो आप जुड़ सकते हैं। अपने दोस्त मित्र सभी को जोड़िए और रिजल्ट बनाइए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दिया है कि रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह। शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर के इतिहास को वृत्त संग्रह, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह, ग्रियर्सन के इतिहास को बड़ा कविवृत्त संग्रह और मिश्र बंधु के इतिहास को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। याद रखिएगा। अब ये देखिए, सेंगर का सबसे पहले लिखा गया 1883 में, तो इसे केवल वृत्त संग्रह कहते हैं। जो सबसे पहले लिखा गया उसे केवल वृत्त संग्रह कहते हैं। फिर ग्रियर्सन का 1889 में लिखा गया तो इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहते हैं। फिर मिश्र बंधु का लिखा गया 1913 में तो इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहते हैं। तो डेट के अनुसार जो पहले है वो बड़ा वृत्त संग्रह है, जो उसके बाद है वो बड़ा वृत्त संग्रह है, और जो सबसे लास्ट में है मिश्र बंधु का तो वो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद शुक्ल जी ने कहा है कि मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के
इतिहास के काल विभाग और भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। तो शुक्ल जी कहते हैं कि मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। इसके बाद शुक्ल जी का क्या कथन है? शुक्ल जी कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसके बाद है ब्रजविलास के लेखक, तो ब्रजवासी दास हैं। ब्रजविलास के लेखक ब्रजवासी दास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने विश्वविद्यालय परिसर विश्व भारती शांति निकेतन छात्रों के लिए हिंदी साहित्य की भूमिका नामक नोट्स तैयार किए थे। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो हजारी जी का ग्रंथ है वो तो अपने छात्रों के लिए, जो उनका विश्वविद्यालय था विश्व भारती शांति निकेतन, उनके लिए नोट्स तैयार किए थे हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। इसके बाद एक कथन है कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। तो ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। इसके बाद गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। तो गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण में ये शुक्ल जी कहते हैं कि जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य किसका ऋणी रहेगा? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। इसके बाद एक कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट, नेट में आ चुका है, कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, जिसे मैं सुधार दूंगी। मुझे याद था सुधारना है, लेकिन अब PDF बन गया, भूल गई। तो कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, ये शुक्ल जी का है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद श्याम सुंदर दास के संबंध में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पे हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया। तो श्याम सुंदर दास के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच लिखा पढ़ी के ढंग पे हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया। इसके बाद श्याम सुंदर दास की 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचन। तो श्याम सुंदर दास की 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य लोचन। तो भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य लोचन किसने लिखा? श्याम सुंदर दास ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया हुआ अभिभाषण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ।
शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद में के अध्यक्ष पद से एक भाषण दिया था और वही भाषण काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि मुझे देखकर यह अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद के नाटकों में इस प्रकार के पूरे लक्षण मिलते हैं। तो ये शुक्ल जी कहते हैं प्रसाद जी के नाटकों के बारे में। पूरी एक एक लाइन से प्रश्न है। भूमिका से मैंने शुरू किया था प्रश्न बनाना और एकदम अंत तक बनाते चले गए हैं। इसके बाद रीतिकाल के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, क्या कहा है कि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। ये कौन कहता है? तो शुक्ल जी कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है कि जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा लिए जाते हैं। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद पे कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला, जिन्हें कवि ने अन्यत्र दंड प्रहार बताया है, की रचना की। तो शुक्ल जी ने किसकी रचना की? पाखंड प्रतिषेध कविता की रचना की। पाखंड प्रतिषेध और छायावाद रहस्यवाद पे कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला है, जिन्हें कवि ने अन्यत्र दंड प्रहार भी बताया है। तो पाखंड प्रतिषेध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद शुक्ल जी लिखते हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। तो ये भी शुक्ल जी कहते हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ भी लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। इसके बाद शुक्ल जी लिखते हैं कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या आधी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी हो तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। ये भी शुक्ल जी कहते हैं कि इतिहास की किसी पुस्तक में आप सोचेंगे कि किसी कवि की आलोचना की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसकी पूरी की आधी आलोचना भी नहीं आ पाएगी। यदि मुझे आलोचना लिखना होगा तो मैं स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखूंगा। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक समीक्षात्मक कृति लिखा। क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। तो बच्चन सिंह ने एक कृति लिखा। क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। ध्यान देंगे। समीक्षा ठाकुर ने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया। समीक्षा ठाकुर ने लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया। इसके बाद प्रसाद के झरना के प्रथम संस्करण में 24 कविताएं संकलित हैं तथा दूसरे संस्करण में 31 कविताएं संकलित हैं। तो ध्यान रखिएगा, झरना कब प्रकाशित हुआ? 1918 में। झरना का दूसरा संस्करण आता है 1927 में। झरना के प्रथम संस्करण में 24 कविताएं संकलित और दूसरे संस्करण में 31 कविताएं संकलित हैं। झरना में संकलित कविताएं कौन कौन सी हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो झरना में संकलित कविताएं में विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, किरण, बिखरा हुआ प्रेम, बसंत की प्रतीक्षा, ये झरना में संकलित कविताएं हैं। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, किरण, बिखरा हुआ प्रेम, बसंत की प्रतीक्षा। इसके बाद है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो प्रकाशन हुआ कब हुआ? 1883 ईस्वी में।
तो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? 1883 ईस्वी में। ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ? 1889 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का आधार क्या है? तो शुक्ल जी के काल विभाजन का आधार है रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी के काल विभाजन का आधार क्या है? तो रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। इसके बाद आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखने हेतु शुक्ल जी ने प्रमाण स्वरूप 12 पुस्तकों का उल्लेख किया है। और वो 12 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जिसमें शुक्ल जी साहित्यिक भाषा की पुस्तकें 4 माने हैं और देश भाषा काव्य की पुस्तकें 8 माने हैं। तो साहित्यिक भाषा की 4 पुस्तकें कौन कौन हैं? तो विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। जिसका ट्रिक है कि हम ही विजय होंगे कीर्ति लता और कीर्ति पताका के संग। तो ये साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये आपको याद होनी चाहिए, पूछा जाता है। इसके बाद देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं, ये भी याद होना चाहिए। खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। तो याद रखेंगे खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, खुसरो के पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। ये देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। इसके बाद है 25 नंबर का पॉइंट कि रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में शुक्ल जी ने मिस्र बंधु विनोद का सहारा लिया था। तो ध्यान देंगे कि रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में शुक्ल जी ने किस ग्रंथ का सहारा लिया था? तो मिस्र बंधु विनोद का। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। तो ध्यान देंगे शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने में 4 पुस्तकों का सहारा लिया था। शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने में कितनी पुस्तकों का सहारा लिया था? 4। कौन कौन सी हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला है, कविता कौमुदी है, ब्रजमाधुरी सार है, मिश्र बंधु विनोद है। तो शुक्ल जी ने यही 4 पुस्तकों का सहारा लिया था अपना इतिहास ग्रंथ लिखने में। श्याम सुंदर दास का हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी, वियोगी हरि का ब्रजमाधुरी सार और मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद। इसके बाद है कि आधुनिक काल का प्रारंभिक प्रकरण लिखने में शुक्ल जी ने अपने मित्र केदारनाथ पाठक का सहारा लिया था। तो जब शुक्ल जी आधुनिक काल का प्रारंभिक प्रकरण लिख रहे थे तो उसमें किसका सहयोग लिए थे, ये पूछा जा सकता है। तो अपने मित्र केदारनाथ पाठक का। एक एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब शुक्ल जी की बुक को आप जान ही सकते हैं, तैयारी करते होंगे तो कितनी महत्वपूर्ण है और ये सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत अब मुझे नहीं है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में, भक्ति काल को 6 प्रकरण में तथा रीति काल को 3 प्रकरण में बांटा है। केवीएस में पूछा था भक्ति काल को शुक्ल जी कितने प्रकरण में बांटे हैं? तो 6। आदिकाल को 4 प्रकरण में, भक्ति काल को 6 प्रकरण में और रीति काल को 3 प्रकरण में शुक्ल जी बांटे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आदिकाल 4 प्रकरण, भक्ति काल 6 प्रकरण, रीति काल 3 प्रकरण। इसके बाद हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। पहला तो है वीर गाथा काल, जो संवत 1050 से 1375 विक्रमी है।
दूसरा है भक्ति काल जो 1375 से 1700 विक्रमी है। तीसरा है रीति काल जो 1700 से 1900 विक्रमी है। और चौथा है गद्य काल जो संवत 1900 से 1984 विक्रमी है। शुक्ल जी ने जो समय सीमा बताई है यही सर्वमान्य है, लेकिन वीर गाथा काल नाम जो दिए हैं आदिकाल को, ये सर्वमान्य नहीं है, ये केवल शुक्ल जी दिए हैं। आदिकाल का आदिकाल नाम जो हजारी ने दिया है वो सर्वमान्य है। बाकी भक्ति काल रीति काल तो शुक्ल जी का मान्य है, गद्य काल नहीं मान्य है, आधुनिक काल मान्य है। बाकी समय सीमा सबकी यही रहेगी, समय सीमा ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक कथन है शुक्ल जी का कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। इसके बाद है राजा मुंज और भोज का समय क्या है? तो संवत 1050 है। राजा मुंज और भोज का समय संवत 1050। इसके बाद शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा महाराज भोज के समय से लेके हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना है। तो पूछा जाता है कि किस विद्वान के अनुसार आदिकाल की समय सीमा महाराज भोज के समय से लेके हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है? तो शुक्ल जी के अनुसार। इसके बाद है प्राकृताभास का क्या तात्पर्य है? तो प्राकृताभास का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध है। इसके बाद शुक्ल जी का कथन है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो शुक्ल जी ने कहा है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। इसके बाद पंक्ति है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसके बाद पंक्ति है बाल चंद विज्जावई भाषा। ये विद्यापति की पंक्ति है। बाल चंद विज्जावई भाषा, विद्यापति। इसके बाद पंक्ति है अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी। ये कबीर दास की पंक्ति है कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी। इसके बाद पंक्ति है देसिल बैना सबजन मिठा। ये विद्यापति की पंक्ति है। किसकी? देसिल बैना सबजन मिठा, विद्यापति। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। तो विद्यापति ने देसी भाषा किसे कहा है? तो अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। इसके बाद शुक्ल जी ने कहा है, क्या कहा है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। इसके बाद है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देके लोक भाषा को क्या कहा है? देश भाषा कहा है। ये कई बार पूछा जा चुका है।
इसके बाद है 43 नंबर में कि अपभ्रंश नाम का पहले पहल उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। तो अपभ्रंश नाम का पहले पहल उल्लेख कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। इसके बाद देवसेन के दब्ब सहावपयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किसने किया? माइल धवल ने किया, जो उनके शिष्य थे। देवसेन ने तो अपभ्रंश में किया था, लेकिन देवसेन के दब्ब सहाव का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किसने किया? तो माइल धवल ने किया। पंक्ति है जोजिड़ सासड़ भासियऊ सोमय कहियऊ सारू। ये पंक्ति किसकी है? तो ये देवसेन की है कि जोजिड़ सासड़ भासियऊ सोमय कहियऊ सारू। किसकी? देवसेन की। इसके बाद पुष्पदंत ने आदि पुराण, उत्तर पुराण तथा जसहर चरिऊ इन तीनों की रचना चौपाइयों में किया है। तो ध्यान देंगे, पुष्पदंत ने आदि पुराण, उत्तर पुराण तथा जसहर चरिऊ की रचना चौपाइयों में किया है। इसके बाद पंक्ति है बिनु धवलेर सयड़ु की हल्लई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पुष्पदंत की है। बिनु धवलेर सयड़ु की हल्लई किसकी? पुष्पदंत की। इसके बाद है 48 में कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में सिद्ध योगी भैरवानंद का वर्णन किया है। तो ये ध्यान देंगे, राजशेखर ने अपने कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध योगी का वर्णन किया है? तो भैरवानंद का। इसके बाद 49 नंबर में है कि विक्रम की 10वीं सदी से जनता का पर सिद्ध योगियों का प्रभाव पाया जाता है। तो जनता पे सिद्ध योगियों का प्रभाव कब से पाया जाता है? विक्रम की 10वीं सदी से। इसके बाद 50वां पॉइंट है कि वज्रयान संप्रदाय देश के पूर्वी भागों में प्रचलित था। वज्रयान संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? देश के पूर्वी भागों में प्रचलित था। ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए। डेली हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन देखा करेंगे। 1 या 2 क्लास आपको ऐप पर मिला करेगी। और इसके बाद वासुदेव नंदन से वन लाइनर कराऊंगी, बच्चन सिंह से कराऊंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे और रिजल्ट बनेगा। यदि आप इन सब चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो आपका टाइम बचेगा। आपको बस इन्हें तैयार करना है, याद करना है, नोट्स बनाना है और फिर रिजल्ट बनाना है। तो पेपर बहुत जल्दी होगा, जल्दी ही आपके सामने भर्ती ही देखने को मिलेगी। तो तैयारी में लग जाइए। बेरोजगार अगर नहीं रहना है, अगर नौकरी इस बार लेनी है तो उठिए और लग जाइए। टाइम मत गवाइए। टाइम गवाएंगे तो फिर समय आपको गवा देगा, फिर आप समय से पीछे हो जाएंगे, फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे समय को। समय बहुत आगे निकल जाएगा। तो समय से लगिए, जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और विजेता बैच से जुड़ सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी जुड़ सकते हैं। फीस बहुत, जहाँ 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार का बैच रहते हैं वहाँ केवल 1999 फीस है। प्रतिदिन 2 लाइव क्लासें मिलेंगी और ये 1 या 2 वीडियो आपको मिलेगा और आपको टेस्ट मिलेंगे साप्ताहिक। टेस्ट का सॉल्यूशन लाइव होगा, सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप निसंकोच एकदम जुड़ सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके और तैयारी में लग जाइए, देर मत करिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। ये क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।